यार देखो, लास्ट क्लास में हमने अपना कॉन्सेप्ट कर लिया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, और मैंने आपको बता दिया था अपेरेंट डेप्थ के बारे में। तो फटाफट बस फॉर्मूला देख के याद कर लो कि आपको वो चीजें याद हैं या नहीं। सबसे पहले मेरे को बता दो, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और क्या कंडीशन है, लाइट रे कैसे ट्रैवल करनी चाहिए टीआईआर के लिए। क्या कह रहे हो सर, कुछ भी याद नहीं है? भैया टीआईआर के लिए मैंने बताया था, आपके लाइट रे हमेशा ट्रैवल करनी चाहिए डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। जब भी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, तो उस केस में हमारा टीआईआर होगा। और अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो एंगल आर कितना हो जाएगा, 90। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है, तो फिर हमारा लाइट रे पार्शियली रिफ्रैक्ट करेगी। कुछ याद है ये चीजें? यस सर। डन। और सर। साइन आईसी का फॉर्मूला था, मतलब हर एक रिफ्रैक्टिव, हर एक मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल अलग अलग आता है, तो हम किसी भी एक मीडियम के लिए अगर क्रिटिकल एंगल निकालना चाहते हैं, तो साइन आईसी इज इक्वल्स टू 1/न्यू। यहां तक हमने कहानी पढ़ ली थी अपने टीआईआर की। उसके बाद फिर हमने करा था अपना अपेरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट, कि हमारा अपेरेंट डेप्थ जब भी हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा, तो फॉर्मूला आएगा रियल डेप्थ बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और उस केस में नॉर्मल शिफ्ट होगा। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला होगा टी, मतलब रियल डेप्थ, इंटू 1 - 1/न्यू। और लेकिन ये सब चीजें कब वैलिड है, जब हमारा ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था कि यार ये हम जो भी चीजें अभी तक कर रहे हैं, जैसे ये अपेरेंट डेप्थ का हम जो भी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, ये सब हम प्लेन सरफेस के लिए लगा रहे हैं। कि जैसे ये नीचे वाला मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है, ऊपर वाला मीडियम रेयर मीडियम है, तो ये प्लेन सरफेस की बात हो गई। लेकिन अब हमें क्या स्टार्ट करना था, हमें स्टार्ट करना है आज रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। तो चलो, हेडिंग लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस। भैया करें स्टार्ट? यस सर। यस सर। चलो डन, तो लेट स्टार्ट। यार देखो, हम रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस में बेसिकली हमारे लेंस वाले पार्ट भी आ जाएंगे। जैसे अगर आपको याद हो, हमने मिरर मिरर हमने कैसे बनाया था। तो मिरर के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोई भी एक ग्लास फेयर ले लो, उसको दो पार्ट्स में कट कर दो, तो आपको मिल जाएगा मिरर। लेकिन अब हमें उल्टा करना है। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर मैं ये दो एक ग्लास फेयर्स ले लूं, और इनको थोड़ा सा ओवरलैप करा दूं, अगर मैं इनको थोड़ा सा ओवरलैप करा दूं, तो हमारे पास एक ये कॉमन रीजन आएगा। तो ये कॉमन रीजन जो है, ये एक लेंस की तरह बिहेव करेगा, एक रिफ्रैक्टिव मीडियम की तरह बिहेव करेगा। तो ये रिफ्रैक्टिव मीडियम हमारा कौन सा लेंस होगा? भैया ये रिफ्रैक्ट कनकेव। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, रिफ्रैक्टिव मीडियम। याद रखना, ये वाला रिफ्रैक्टिव मीडियम हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है। और कॉन्वेक्स लेंस का इधर नेचर कैसा होगा, मिरर का उल्टा। कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग होता था, लेकिन इधर कॉन्वेक्स लेंस हमारा कैसा होगा, कन्वर्जिंग होगा। क्या आप सबको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। डन। भैया क्या बात है, एक ही बच्चा रिप्लाई करेगा आज। और अगर मैं इन दो ग्लास फेयर्स को लूं, और लेकिन इनके बीच में अब कुछ ना कुछ गैप क्रिएट कर दूं, तो यार ये वाला गैप भी हमारा कुछ ना कुछ एक लेंस की तरह एक्ट करेगा। तो जो ये गैप है, जो हमारा एक लेंस की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये कौन सा लेंस बनेगा? ये लेंस हमारा बनेगा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव मिरर का नेचर होता था हमारा कन्वर्जिंग, लेकिन जैसे मैंने बोला, इधर नेचर एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएंगे। तो इधर हमारा कॉनकेव लेंस कैसा होगा, इधर हमारा कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होगा। अब एक बात खुद सोचो, जब हमने मिरर बनाया था एक ग्लास फेयर से, तो उसका एक सेंटर था और एक फोकस था। तो हमने देख लिया था कॉनकेव के लिए सेंटर और फोकस नेगेटिव आते हैं, कॉन्वेक्स के लिए सेंटर और फोकस पॉजिटिव आते हैं। लेकिन इधर इधर यार बेसिकली हमारे पास दो सरफेसेस हैं। अच्छा वेदांत, ठीक है, आपका क्वेश्चन भी देख लिया। इधर हमारे पास दो सरफेसेस है। तो अगर दो सरफेस थे, मतलब क्या है, कि हमारे पास दो स्फेरिकल थे। दो स्फेयर से तो हमारे पास कितने सेंटर और कितने फोकस आएंगे? भैया वेरी डल रिस्पॉन्स। एक्टिव हो जाओ भैया, हाउस दी जोश।
हाँ वेदांत, तुम नहीं रिप्लाई कर रहे हो भाई, बाकी लोग नींद से जागो, हो जिंदा। सर। हाँ भैया, थोड़ा सा जवाब दे लो, आई रिपीट। नहीं समझ में आ रहा है अगर कोई भी चीज तो यार बोल दिया करना, ये नहीं कि बिल्कुल चुप बैठे हो। क्लास सन्नाटे में निकलती है तो बड़ा दिमाग खराब हो जाता है। यार देखो, मैंने आपको क्या कहा था, मिरर के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले। मैंने कहा ये एक ग्लास फेयर है, इसको हमने दो पार्ट्स में कट किया। अगर मैं आउटसाइड इसका पेंट कर दूं और अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग कर दूं, तो आपको पता है ये आपका एक कॉनकेव मिरर बनता था। वेदांत, अभी आपका डाउट भी क्लियर करूंगा। कॉनकेव का नेचर होता था हमारा कन्वर्जिंग, वेयर एज अगर मैं आउटर बल्जिंग पार्ट पेंट कर दूं, सॉरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दूं, तो ये हमारा बनता था कॉन्वेक्स मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर का नेचर होता था डाइवर्जिंग। अब कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का मतलब क्या है? कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि लाइट रेस अलग अलग जगह से आ रही है, और ये लाइट रेस बेंड करके एक पॉइंट पे मीट करना चाहती है। मतलब इनके बीच का गैप कम हो रहा है बेसिकली। कन्वर्जिंग का मतलब क्या है? कि लाइट रे सब अपने आपस में पास आना चाहती हैं, वो मिलना चाहती हैं, तो ये कन्वर्जिंग होता है। लेकिन डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? कि लाइट रे एक पॉइंट से अब वो मिलना नहीं चाहती, वो सब दूर जाना चाहती हैं, वो सब दूर जाना चाहती हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? डाइवर्जिंग। कि वो अपने बीच का जो गैप है वो देखो इंक्रीज करते जा रही है। वेदांत, क्या आपको डाउट क्लियर हो गया कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग का? वेरी गुड। तो कन्वर्जिंग का मतलब होता है लाइट रेस को बेंड करा के एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कराना यूजुअली। डाइवर्जिंग का मतलब होता है लाइट रे को स्प्रेड कराना, स्प्रेड करनी चाहिए लाइट रे, तो वो होता है डाइवर्जिंग। तो इधर हमने कहा था कि यार ये एक ही स्फेयर है तो एक ही तो सेंटर होगा। तो मैंने कहा था कि भैया कॉनकेव के लिए इसका सेंटर कहाँ आ रहा है? कॉनकेव के लिए इसका सेंटर हमारा लेफ्ट में आ रहा है पोल से। तो इसलिए हमने इसका रेडियस माइनस आर, माइनस में फोकल लेंथ लिया था। लेकिन अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो कॉन्वेक्स के लिए ये सेंटर कहाँ आएगा? राइट में आएगा। तो एक ही सेंटर है तो इसको हमने प्लस आर ले लिया था। लेकिन अब मैं लेंस की बात कर रहा हूं। तो लेंस में मैंने आपसे बस इतना ही पूछा कि यार लेंस में हम कितने स्ट्रक्चर, मतलब कितने ग्लास फेयर्स ले रहे हैं। तो यार लेंस के अंदर तो हम दो ग्लास फेयर्स ले रहे हैं। अगर हम लेंस के अंदर दो ग्लास फेयर्स ले रहे हैं, तो भैया अब इसके कितने सेंटर, कितने रेडियस आएंगे? तो अगर मैं इस लेंस को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो मुझे पता है इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर कहां बन रहा है? इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर राइट में बन रहा है। अगर इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर राइट में बन रहा है, तो जो भी मैं इसका रेडियस लूंगा, इसका रेडियस R1 वो पॉजिटिव में होना चाहिए या नेगेटिव में होना चाहिए? ये सोच के बताओ। भाई इस वाले पार्ट का स्फेरिकल स्ट्रक्चर राइट में बन रहा है, तो इसका रेडियस किधर आएगा? इसका रेडियस राइट में आएगा, तो R1 की वैल्यू पॉजिटिव लेनी चाहिए या नेगेटिव लेनी चाहिए? सर पॉजिटिव। वेरी गुड, पॉजिटिव। सिमिलरली अब मैंने ये दूसरा स्ट्रक्चर ले लिया। इस दूसरे स्ट्रक्चर का स्फेरिकल वाला पार्ट किधर बनेगा? इस दूसरे स्ट्रक्चर का स्फेरिकल वाला पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में बनेगा। तो जो इसके R2 की वैल्यू आएगी, वो R2 की वैल्यू किधर आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो याद रखो लेंस के दो रेडियस होते हैं, एक R1 और एक R2। और ये जरूरी नहीं कि ये दोनों इक्वल हो, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं। तो R1 और R2 हमें चेक करना पड़ता है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, आई रिपीट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको बोला जाता है इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। तो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या है? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का मतलब है कि आपके दोनों रेडियस कैसे हैं? इक्वल है। लेकिन फिर भी दोनों का साइन तो अलग अलग ही होगा। R1 का हमेशा पॉजिटिव होगा कॉन्वेक्स के लिए, और R2 का हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। चेक कर लो, अब ये बात समझ में आ गई है आपको? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का नेचर इधर डाइवर्जिंग था, तो इधर कॉन्वेक्स का नेचर कैसा है? कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब है कि ये कोशिश करेगा लाइट रे को पास लाने की, मीट कराने की। तो अगर ये लाइट रे इसका नेचर कन्वर्जिंग है, और हमारे कौन से मिरर का नेचर कन्वर्जिंग था? कॉनकेव का कन्वर्जिंग था। तो इसलिए याद रखो कि हमारा कॉनकेव मिरर के जो रे डायग्राम्स थे, कॉनकेव मिरर की जो प्रॉपर्टीज थी, वो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर चलती है किससे? कॉन्वेक्स लेंस के।
जो जो प्रॉपर्टीज आपने कॉनकेव मिरर की पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट वही सारी प्रॉपर्टी, ऑलमोस्ट ये कह लो 90% सेम प्रॉपर्टीज है कॉन्वेक्स लेंस की भी। अब प्लीज मेरे को यहां तक चेक करके बताओ भैया, यहां तक कोई डाउट? नो सर। चलो डन, नो सर। बढ़िया यार, वेरी गुड। सिमिलरली मैंने आपको क्या कहा, सिमिलरली अगर मैं दो ग्लास स्फेयर्स ले लूं और इन दो ग्लास स्फेयर्स के बीच में गैप क्रिएट कर दूं कि भैया ये दो ग्लास स्फेयर्स है और इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप है, तो अब ये जो गैप हमारा बन रहा है, ये गैप भी हमारा लेंस की तरह बनेगा, लेंस। लेकिन ये कैसा लेंस होगा? ये होगा हमारा कॉनकेव लेंस। अब आप खुद सोच के बताना, ये इसका रेडियस R1, ये इसका रेडियस R2, कौन सा रेडियस पॉजिटिव लेना चाहिए और कौन सा रेडियस नेगेटिव लेना चाहिए? चलो बताओ। R1 मेरे को बताओ, R1 पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं इस केस में? तो नेगेटिव। Negative. वेरी गुड, R1 नेगेटिव आएगा क्योंकि इसका स्फेयर हमारा लेफ्ट में बन रहा है, इसका स्फेयर हमारा लेफ्ट में बन रहा है, तो भैया -R। सिमिलरली R2, R2 मतलब ये वाला पार्ट, इस वाले का स्फेयर हमारा राइट में बन रहा है, तो इसलिए इसका जो रेडियस होगा वो पॉजिटिव में जाएगा। सब कुछ डायरेक्शन का खेल है, लेफ्ट राइट वाला। तो आपको दिख रहा है कि इसका स्फेरिकल पार्ट लेफ्ट में बन रहा है तो -R, इसका स्फेरिकल पार्ट राइट में बन रहा है तो +R, सीधी बात। अब जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का नेचर कैसा है? डाइवर्जिंग नेचर है। मिरर में किसका नेचर डाइवर्जिंग था? कॉन्वेक्स का। तो इसलिए हम सीधे सीधे ये भी कह सकते हैं कि भैया जो हमारी प्रॉपर्टीज कॉन्वेक्स मिरर की थी, ऑलमोस्ट वही प्रॉपर्टी किसके चलने वाली है? ऑलमोस्ट वही सेम प्रॉपर्टी हमारी कॉन्वेक्स लेंस की भी चलने वाली है। क्या इसमें कोई दिक्कत? नो सर। बढ़िया, चलो वेरी गुड। सिमिलरली याद रखो, इसके दो फोकस होते हैं, लेंस के दो फोकस होते हैं, लेकिन हमें एक ही फोकस कंसीडर करना होता है, जिसको हम कहते हैं अपना सेकेंडरी फोकस। तो आप ये चीज माइंड में बिठा लो कि हमारा कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आई रिपीट, अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होना चाहिए, तो कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? अब मैं आपको वो चीज समझा देता हूं। यार आपको याद है मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी फोकस की, आप मेरे को डेफिनेशन बताओ फोकस की, क्या डेफिनेशन है फोकस पॉइंट की? चलो, मैंने आपको लिखवाई हुई है सबको। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोकस पॉइंट? भाई पूरी क्लास में किसी को नहीं पता डेफिनेशन ऑफ फोकस पॉइंट? यार लगता है मेरे को 12th में आके हवा लग गई है तुम लोगों को, तुम लोग सोच रहे हो कि मौज मारने वाले दिन आ गए हैं, या तुम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है? लाइज बिटवीन सेंटर एंड पोल, वेदांत ये मिरर के लिए है, लेकिन फोकस की डेफिनेशन ये नहीं होती। चलो देखो, फोकस की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई भी लाइट रेज, इधर देख लो भैया, अगर लाइट रेज ट्रैवलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे पैरेलल ट्रैवल कर रही है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के, तो याद रखो वो हमेशा रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये एक पॉइंट पे मीट करेगी, और वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? वो पॉइंट हमारा फोकस कहलाता है। मीट्स एट अ पॉइंट कॉल्ड एज फोकस। यही डेफिनेशन है फोकस की। तो अब ध्यान दो भैया, मैं आपको सारे केस ड्रॉ करके दे रहा हूं, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपका सब कुछ भैया रिकॉल नहीं है, सब कुछ भूल चुके हो। अगर ये एक कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, एक तो अब ये भूल मत जाना कौन सा क्या मिरर है। अगर ये एक कॉनकेव मिरर है और मैंने ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी है, ये लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करेगी, क्योंकि मिरर का काम रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन की वजह से ये लाइट रे आएगी और ये बेंड करेगी एक पॉइंट पे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट क्या होना चाहिए? फोकस होना चाहिए। और मिरर के केस में ये फोकस कैसा होता है? रेडियस का हाफ होता है। लेकिन भूलना मत, रेडियस का हाफ ये सिर्फ कौन से केस में होगा? स्फेरिकल मिरर के केस में होगा।
पहले चेक करके बता दो, बस यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली अगर मैं ये डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर का ड्रॉ करता हूं तो ये चीज अभी भी एप्लीकेबल है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लेकिन अब ये दूर जाएगी क्योंकि कॉन्वेक्स की प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग। तो ये लाइट रे को अगर हम एक्सटेंड करके इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे तो ये फोकस पे मीट करेगी, क्योंकि यहां पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा था। लेकिन भाई अब लेंस का काम समझो। अगर मैं ये एक लेंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये कैसा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो अगर इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए कोई लाइट रे मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करी है, तो मेरे को बताओ अब ये लाइट रे किधर जाएगी? अब ये लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी। ये लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगी तो मतलब अब ये लाइट रे को दूसरी साइड जाना पड़ेगा। तो दूसरी साइड जाके ये बेंड करेगी और ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? फोकस। सिमिलरली मैंने ड्रॉ किया कॉनकेव लेंस। भैया सब लोग ध्यान देते जाना प्लीज। ये मैंने कॉनकेव लेंस ड्रॉ किया, ये मैंने एक लाइट रे ड्रॉ करी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो आप खुद सोचो, सॉरी, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दी और ये मैं लाइट रे ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसका काम होता है लाइट रेस को दूर भगाना, स्प्रेड करना। तो अब ये लाइट रे इधर तो कहीं मीट करेगी नहीं, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइट रे इधर बनाएगी। तो आप देखो इसका फोकस लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है? कॉनकेव मिरर के केस में बताओ, पोल के लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है? सर लेफ्ट में। तो नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव लेंगे राधिका? सर नेगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि लेफ्ट में आ रहा है। इसका फोकस राइट में आ रहा है, इसका फोकस राइट में आ रहा है। तो इस कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हम हमेशा कैसा लेते थे? भैया कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ हम हमेशा लेते थे पॉजिटिव में, क्योंकि ये राइट में आ रहा है। सेम चीज अब आप इधर खुद सोच के बता दो, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मेरे को कैसे लेना चाहिए? पॉजिटिव में या नेगेटिव में? ये राइट हैंड साइड आ रहा है। सर पॉजिटिव में ही। वेरी गुड। सिमिलरली अब मैं अगर आपसे पूछूं कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ किस में लेना चाहिए हमेशा? नेगेटिव में सर या पॉजिटिव? नेगेटिव नेगेटिव। में, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। क्या अब आपको समझ में आ गया कि फोकल लेंथ कॉनकेव का नेगेटिव में क्यों लेंगे और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव में क्यों लेंगे? यस सर। चलो डन। तो आप मेरे को बता दो, मेरे को कौन सी स्लाइड से स्टार्ट करना है आपको दिखाना, जहां से आप नोट डाउन करना शुरू करना चाहते हो। ये नोट डाउन कर लिया था आपने? यस सर। चलो, आई होप ये वाला भी चेक कर लो। सर एक मिनट रुको ठीक बस। है, डन। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। येलो। सर ये हो गया है। हो गया, चलो डन। यस सर। सर ये भी हो गया। चलो डन। तो आई होप भैया सबका हो गया है, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना। करना है, चेक कर लो। हाँ हाँ कर लो अविनाश, कोई नहीं, आराम से कर लो। तो ये तो मैंने अब आपको सिर्फ बेसिक्स बताया है, टॉपिक तो अभी स्टार्ट हुआ ही नहीं। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अविनाश जैसे तुम्हारा हो जाए बता देना यार प्लीज, है ना? यस सर, एक मिनट। हाँ कोई नहीं यार, बस मैं तो बता रहा हूँ, बता देना दोस्त। चित्रांश चेक करो, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। ओके। ये सर हो गया सर। हो गया, चलो भैया आगे बढ़ लेते हैं। तो आ गई बारी रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस की। जैसे आपको याद हो कि यार हमारे पास क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर के 6 केसेस थे, कॉन्वेक्स मिरर के 2 केसेस थे। अब ऐसे ही कहानी कुछ यहाँ पे चलने वाली है। आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट कॉन्वेक्स सरफेस। कॉन्वेक्स सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस में बनेंगे कुछ केसेस, लेकिन हम डिराइव सिर्फ एक केस का करेंगे,
बाकी सारी केसेस का सिर्फ हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें बहुत सारे केसेस होंगे, हम डेरिवेशन एक केस के लिए करेंगे, बाकी सारी केसेस के लिए हम सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। एग्जाम में भी यही चीज करनी है आपको। तो आ जाओ सबसे पहला केस। सबसे पहला केस क्या कर रहा हूं यार मैं, कि ये मैंने एक कॉन्वेक्स सरफेस लिया, कि इस साइड मतलब राइट साइड पूरा पूरा कॉन्वेक्स सरफेस है, और मेरा पूरा लेफ्ट साइड कैसे सरफेस है, लेफ्ट साइड मेरा पूरा का पूरा रेरर मीडियम है। तो भैया देख लो, इधर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, लेफ्ट साइड रेरर मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम म्यू वन लेंगे, और जनरली रेरर मीडियम में हम क्या कंसिडर करते हैं, एयर। ये मेरा डेंसर मीडियम होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं अज्यूम करूंगा म्यू टू। अब भैया डेरिवेशन बहुत ध्यान से देखते जाना, सिंपल है लेकिन बस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगती है सिंपल। यार मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है रेरर मीडियम में, इससे एक लाइट रे ड्रॉ कर दो जो ट्रैवल कर रही है और इस पे फॉल डाउन कर रही है। भैया ये लाइट रे मैंने ड्रॉ कर दी, ये लाइट रे किस तरीके से ट्रैवल कर रही है अगर आप देखो, भैया ये लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे। याद है मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल सरफेस मतलब स्फेयर के लिए नॉर्मल क्या होता है, उसका रेडियस होता है। क्या आपको ये चीज याद आई है कि रेडियस एक्ट्स एज अ नॉर्मल, रेडियस एक्ट्स एज अ नॉर्मल। तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जो सेंटर से निकल के आएगा, क्योंकि ये इसका रेडियस बनेगा। अब आप मेरे को ये सोच के बता दो कि भैया लाइट रे को किधर बेंड कर रहा हूं, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयर से डेंसर जा रही है, So अवे। towards the वेरी normal. गुड, तो ये हमने ड्रॉ कर दी इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलो अब ध्यान देते जाओ, आपको एंगल कैसे कैसे मार्क करने हैं। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर आप नोटिस करो, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वेरएज ये वाला एंगल क्या है आपका, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो एंगल ऑब्जेक्ट बनाए प्रिंसिपल एक्सिस से, भाई ध्यान देते जाना, जो भी एंगल ऑब्जेक्ट बनाए प्रिंसिपल एक्सिस से उसको आपको लेना है अल्फा। जो भी ऑब्जेक्ट नॉर्मल बनाए मतलब रेडियस बनाए आपका प्रिंसिपल एक्सिस से, उसको आपको लेना है हमेशा गामा। और जो भी ऑब्जेक्ट, सॉरी, जो भी एंगल मेरा ये रिफ्रैक्टेड रे बनाएगी मतलब जो ये इमेज बनाएगी, ये एंगल को आपको लेना है हमेशा बीटा। यहां तक डायग्राम चेक करो, यहां तक डायग्राम में कोई डाउट ना हो फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. चलो डन। अब आप एक चीज देखो, ये गामा मेरे लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। कौन से दो एंगल्स के लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है ये गामा, डायग्राम देख के बताओ प्लीज सब लोग। ये गामा एक्सटीरियर कौन कौन से एंगल्स के लिए बन रहा है। सर रिफ्रैक्शन और बीटा के लिए। वेरी गुड। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, बचपन से पढ़ते मतलब मैथ्स में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसको लिख सकता हूं आर प्लस बीटा, इक्वेशन वन। उसके बाद चेक करो एंगल आई, एंगल आई किस किस के लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ये चेक करके बताओ। एंगल आई किस किस के लिए एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। सर अल्फा और गामा के लिए। वेरी गुड भैया, आई होप सबको ये चीज आती होगी। ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल के लिए अल्फा आई हमारा एक्सटीरियर है, तो मेरे पास इक्वेशन बन के क्या आएगी, आई इज इक्वल्स टू सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, इक्वेशन टू। पहले सब लोग यहां तक अपना कंप्लीट कर लो, डायग्राम ड्रॉ कर लो, यहां तक इक्वेशन लिख लो। चलो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये हमारा पोल, ये हमारा कुछ भी ले लो पॉइंट को, कुछ पॉइंट को मार्क करना है। तो इस पॉइंट को ले लेते हैं एम, और इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं, क्या लूं, एम हो गया, एन हो गया, कुछ भी बता दो भैया। सर सर आर एस। ले लो। आर ले लें, नहीं आर नहीं लेंगे, कुछ सर और। क्यू। क्यू, सर चलो एस। चलो चलो एच ले लेते हैं, ये बात भी ठीक है, एच ले लेते हैं, एच सुनने में ज्यादा हाइट है, बढ़िया। तो प्लीज जहां तक डायग्राम जब हो जाए, आपकी ये दो इक्वेशंस भी बन जाए, बता देना, आगे डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। सर आपने कौन कौन सी न्यू लाइंस लगाई। कौन कौन सी न्यू लाइंस लगाई हैं, मैंने बस यही एम एच एक न्यू लाइन ड्रॉ करी है और कुछ नहीं। यस सर। हम्म, हो गया सर।
ठीक है, बाकियों का भी होने देते हैं। हो गया सर। हो गया, चलो बढ़िया। यार ये कौन है? हिमेश, पहली बार दिख रहा है मेरे को क्लास में। हिमेश, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अब आ जाओ भैया, अगर आपको यहां तक आ गया है तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? यार नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर आपको पता है कि ये हमारे जो भी एंगल्स बनेंगे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो भी एंगल्स बनेंगे ये बहुत ही छोटे एंगल्स बनेंगे। अगर ये बहुत ही छोटे एंगल्स बन रहे हैं तो हमारा साइन थीटा किस में रिप्लेस हो जाता है? थीटा में। और थीटा हमारा किस में रिप्लेस हो जाता है? tan थीटा में। तो यार एक काम कर दो बस, कि यार मेरे को अगर वैल्यू लिखनी है tan अल्फा बीटा और गामा, ये जो जो आपके पास वेरिएबल्स आए हैं ना इस साइड, 4 वेरिएबल्स आए, 3 वेरिएबल्स आए सॉरी, गामा बीटा एंड अल्फा, जरा इन सबकी वैल्यू लिख दो। tan बीटा, tan अल्फा एंड tan गामा। तो देखो यहां पे लिख रहा हूं, tan अल्फा, tan अल्फा के लिए ये हाइट होगी mh, लेकिन ये h पॉइंट को हम पॉइंट p के बहुत पास अज्यूम करेंगे, तो मैं इसको लिख रहा हूं tan अल्फा इज इक्वल्स टू mp डिवाइडेड बाय बेस, और बेस में लिख रहा हूं op। चेक करना, इसमें किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना कि मैंने क्या किया है। मैंने पॉइंट p और h को बहुत पास अज्यूम किया है, तो h की जगह मैं हर जगह p लिख के चलूंगा। सिमिलरली आया tan बीटा, तो tan बीटा आ जाएगा mp डिवाइडेड बाय बेस, और बेस होगा हमारा pi। उसके बाद वैल्यू लिखो tan गामा की, tan गामा की वैल्यू फिर से mp डिवाइडेड बाय pc। यहां तक भी चेक कर लो, कोई डाउट हो तो। नो सर। चलो अब एक साथ नोट कर लेना, मैं आपको टाइम दूंगा, आगे बढ़ते हैं। अब मैं लगाऊंगा स्नेल्स लॉ, क्योंकि जब भी रिफ्रैक्शन होगा कहीं, मेरे को स्नेल्स लॉ तो लगाना ही लगाना है। स्नेल्स लॉ के हिसाब से साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम में तो म्यू 2, डिवाइडेड बाय इंसिडेंस हो रहा है रेयर मीडियम में म्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। भाई मैंने आपको आपको लिखवाया कि साइन आई मतलब साइन थीटा थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बन जाएगा म्यू 1 इंटू आई इज म्यू 2 इंटू आर। भैया अब फिर से म्यू 1 इंटू आई की जगह हम क्या लिखेंगे? आई की जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल्स टू म्यू 2। आर की जगह हम क्या लिखेंगे? गामा माइनस बीटा। अब आपको गामा और बीटा सबकी वैल्यूज पता है, बस सब्स्टिट्यूट कर दो और आपका फाइनल आंसर आ गया। भैया म्यू 1 इंटू अल्फा की वैल्यू चेक करो मैंने कितनी लिखी है, एमपी बाय ओपी। आप सब लोग अब स्टेप कंप्लीट करना अपने आप शुरू करो। प्लस गामा की वैल्यू एमपी बाय पीसी इज इक्वल्स टू म्यू 2, गामा की वैल्यू एमपी बाय पीसी माइनस बीटा की वैल्यू एमपी बाय पीआई। यहां तक आप सब लोग कंप्लीट कर लो, फिर आगे एक लास्ट स्टेप रहेगा और आपका आंसर खत्म। और अगर किसी को लग रहा है कि कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या हो गया इस डेरिवेशन में, तो भी बता दो भैया, रिपीट करने के लिए तैयार है। आर को आर लिख दो। मतलब समझ में नहीं आया वेदांत, क्या कहना चाह रहे हो? कौन से आर को आर लिख दूं? जी क्या लिखे सर, तो वो ना गामा की तरह लग रही है, समझ नहीं आ रहा अच्छा कौन सा अच्छा, गामा। ठीक है ठीक है ठीक है, ये वाला आर कह रहे हो, ठीक है। ये लो भाई, यहाँ पे भी कर देता हूँ ठीक, तुम्हें डाउट हो तो। ये लो।
तो हो गया। हो गया, चलो। तो आ जाओ भैया लास्ट स्टेप पे। एक मिनट सर। ठीक है वेदांत। मैं इतने वैल्यूज लिख रहा हूँ, बस आप देखते जाना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये। चलो डन। यार अब देखो, एमपी कॉमन आगे कट गया, बचा डिनोमिनेटर में ओपी, पीसी एंड पीआई। ओपी, पीसी, पीसी, पीआई। अब ओपी क्या था भैया? ओपी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, पी से लेके ओ तक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पीसी क्या है भैया? पी से लेके सी तक होता है हमारा रेडियस, तो पीसी हमारा रेडियस था, राइट साइड था, इसलिए प्लस आर। ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट साइड था, इसलिए मैंने इसको ओपी की वैल्यू को लिखा माइनस यू। फिर पी आई, आई पे इमेज बनी है, तो पी आई हमारा क्या है? पी आई हमारी इमेज डिस्टेंस है, और वो राइट साइड बनी है, इसलिए प्लस वी। तो अब आप क्या करोगे? ओपी, पीसी और पी आई, इन सबकी वैल्यू रखोगे, और आप अपना फाइनल आंसर लिखोगे। तो फाइनल आंसर याद रखना है आपको। फाइनल आंसर इज म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और भैया मेरी हैंडराइटिंग से कंफ्यूज मत होना, ऊपर म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और नीचे ये यू है, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो कंफ्यूज मत होना उस केस में, यू एंड म्यू। चलो, तो ये फॉर्मूला आपका कब आया? अब याद रखो, ये फॉर्मूला आपका हमेशा वैलिड होगा, चाहे कोई भी केस क्यों ना हो। जैसे मैंने बताया, कॉन्वेक्स सरफेस, कॉनकेव सरफेस, इन सबके अलग अलग केसेस बनेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपका हमेशा वैलिड होगा। कब? जब भी लाइट रे ट्रैवल कर रही होगी फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, हमेशा आपके पास यही आंसर आएगा। जहां पे आपको याद रखना है, म्यू टू हमेशा डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और म्यू वन हमेशा हमेशा सराउंडिंग का। अब चाहे जो मर्जी हो, हमेशा सराउंडिंग का, और म्यू टू हमेशा डेंसर वाले का, रिफ्रैक्टिंग सरफेस का। भैया मैं आपका वेट कर रहा हूं, सबका जैसी हो जाए बता देना। सर हो गया। हो गया है, ठीक है डन। चलो भाई, अब सिमिलरली ये फर्स्ट डायग्राम मैंने बना दिया। अब जैसे मैंने बोला, बस मैं डायग्राम बनाऊंगा, बाकी सारे केसेस सेम रहेंगे। भैया सेकंड डायग्राम, ये हमारा स्फेरिकल सरफेस था। फिर से किस टाइप का स्फेरिकल सरफेस है, आपको समझ में ही आ गया होगा, ये हमारा कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। और अभी भी वही सेम चीज कर रहा हूं मैं, कि ऑब्जेक्ट मैंने रखा है रेयर मीडियम में। अब फिर से वही, लाइट रे ट्रेवल कर रही है भैया, ये फॉल डाउन कर रही, ये हो गया इसका डेंस नॉर्मल विच इज रेडियस। भैया हमारी कंडीशन यही है कि लाइट रे हमेशा बेंड करनी चाहिए टूवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन क्या पता वो इतना ज्यादा बेंड ही ना कर रही हो। तो देखो, ये बेंड हुई है टूवर्ड्स द नॉर्मल, लेकिन बहुत ज्यादा बेंड नहीं हुई। तो अगर ये इतना ज्यादा बेंड नहीं हुई है, तो अब की बार इमेज मेरी इस डेंसर मीडियम में नहीं बनेगी। तो अब की बार इमेज कहाँ बनेगी? भैया मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, रिफ्रैक्टेड रे को, तो जहां पे रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे इमेज मिलेगी। तो भैया मेरे को इमेज कहाँ मिलेगी अब की बार? इमेज मेरे को सेम साइड मिलेगी। तो ये इमेज रियल होगी या वर्चुअल होगी? सो वर्चुअल। वेरी गुड। तो पीछे केस में याद रखो, पीछे वाली केस में आपको इमेज कैसी मिल रही है, यहां लिख देता हूं, इमेज मेरे को रियल मिल रही है। लेकिन इस केस में मेरे को इमेज कैसी मिल रही है? इस केस में मेरे को इमेज वर्चुअल मिल रही है। लेकिन लाइट रे कैसे ट्रेवल करनी है, आपको बस ये देखना है। तो लाइट रे ऑब्जेक्ट से निकली, वो ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो इसलिए यार हमारा फॉर्मूला अभी भी सेम चलेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो प्लीज एक बार इसे कंप्लीट करो, मेरे को 1 मिनट दो।
भैया सबके ये केसेस हो गए हैं कंप्लीट? यस सर। चलो आ यस जाओ, सर। अब थर्ड केस पे आ जाओ। थर्ड केस कि यार अब थर्ड केस मैंने ऑब्जेक्ट इसके अंदर लिया है, डेंसर मीडियम के अंदर, जैसे हमने अपेरेंट डेप्थ में किया था। ऑब्जेक्ट मैंने डेंसर मीडियम के अंदर लिया। तो यार ये लाइट रे निकली जिसने फॉल डाउन किया। ये भैया आपका एक नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। हमें पता अब ये लाइट रे बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मतलब अब जो इमेज मिली है वो मेरे को रेयर मीडियम में मिली है। तो अगर अब आप नोटिस करो आपकी लाइट रे कैसे ट्रैवल कर रही है। अभी तक पहले दो केसेस में लाइट रे कैसे ट्रैवल कर रही थी, रेयरर से डेंसर। डेंसर। लेकिन अब लाइट रे कैसे ट्रैवल कर रही है, डेंसर डेंसर। से रेयरर। तो इस केस में अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस है, डेरिवेशन नहीं करनी, डायरेक्टली फॉर्मूला देखो क्या लिखा होगा। फॉर्मूले में बस चेंजेस ये होंगे, म्यू 2 की जगह हो जाएगा म्यू 1। तो म्यू 1 माइनस म्यू 1/v माइनस म्यू 2/u इज इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू 2/r। सीधी सीधी बात। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर जाए पहले म्यू 2 आएगा, डेंसर से रेयर जाए तो पहले म्यू 1 आएगा, बस किस्सा खत्म। ये हमने ड्रॉ कर लिए 3 केसेस, अभी और केसेस बाकी हैं। इस केस में भी इमेज कैसी मिल रही है, यहां लिख देता हूं। इस केस में भी इमेज रियल मिल रही है, लेकिन इमेज चाहे रियल मिले चाहे वर्चुअल मिले इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क बस इससे पड़ेगा कि लाइट रे ट्रैवल कैसे कर रही है। यस सर। चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ डायग्राम। भाई फिर से वही कि ये मैंने एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लिया। डायग्राम ही डायग्राम हो गए इसमें। कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और ऑब्जेक्ट को मैंने अब की बार क्या करा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रख दिया। अब की बार ये ऑब्जेक्ट है, तो यार इससे लाइट रे निकलेगी, फॉल डाउन करेगी, लेकिन हमारा नॉर्मल अब थोड़ा सा पीछे है। तो इस केस में क्या होगा, लाइट रे अभी भी बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल अब इस साइड नहीं होगा, ऊपर की साइड होगा। तो अगर लाइट रे ने ऊपर की तरफ बेंड किया है, तो अब मैं इसको एक्सटेंड करूं, तो भैया एक्सटेंड करते 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 अब इमेज कहीं ना कहीं अंदर ही मिलेगी। तो अब मेरे पास इमेज कैसी है, अब मेरे पास इमेज वर्चुअल है। लेकिन लाइट रे ने ट्रैवल कैसा किया, अभी भी लाइट रे ने डेंसर टू रेयर ही ट्रैवल किया। तो हमारा फॉर्मूला म्यू 1/v माइनस म्यू 2/u इज इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू 2/r। ये मैंने कॉन्वेक्स के सारे चारों के चारों डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। कॉन्वेक्स के 4 डायग्राम थे, मैंने चारों डायग्राम ड्रॉ कर दिए हैं। कि ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है डेंसर मीडियम में 2 बार, डेंसर मीडियम में 2 बार, एक बार इमेज रियल एक बार इमेज वर्चुअल। और पहले दो केसेस क्या किए कि ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, और दो केसेस कि एक बार इमेज रियल एक बार इमेज वर्चुअल। भाई आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ डाउट नहीं होगा। इसलिए मैं यस। थोड़ा, डन, वेरी गुड, इसलिए मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, कहीं डाउट हो तो प्लीज मेरे को बोलना। अब यार हमने लिया है अब की बार कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव में भैया दो ही केसेस होंगे। क्यों दो ही केसेस होंगे, क्योंकि कॉनकेव का नेचर डाइवर्जिंग होता है। तो कॉनकेव तो हमेशा ही हमेशा किस टाइप की इमेज बनाएगा, ये तो हमेशा वर्चुअल इमेज ही बना सकता है। तो इसलिए इसके दो ही केसेस बनेंगे। वेरएस कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स हमारा कन्वर्जिंग नेचर का था, तो कन्वर्जिंग नेचर में इमेज रियल भी बन सकती है वर्चुअल भी बन सकती है। तो भैया पहला केस कि ऑब्जेक्ट को मैंने रखा रेयर मीडियम में, ऑब्जेक्ट को मैंने रेयर मीडियम में रखा, ये हमारी हो गई क्या कहते हैं लाइट रे। ये नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। भैया हमें पता है ये लाइट रे बेंड करेगी टूवर्ड्स दी नॉर्मल, टूवर्ड्स दी नॉर्मल मतलब ये लाइट रे कुछ ना कुछ इस तरीके से बेंड करेगी। तो हमारी ये एक्सटेंड करते 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 इमेज यही मिलेगी। तो ये इमेज कैसी है, ये इमेज वर्चुअल है, लेकिन लाइट रे ट्रैवल कैसा कर रही है, फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो क्या लिखूं फॉर्मूला रेयर टू डेंसर के लिए, So mu 2/v वेरी गुड, minus mu 1/u is equal to mu 2 minus mu 1/r. वेरी गुड यार, वेरी गुड।
एक लास्ट केस, फिर उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा अपने आप कैसे यूज करना है। चलो भाई, बहुत बढ़िया। चलो, सर हो गया। हो गया भाई। बाकी लोग सबका हो गया है, बढ़ूं आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। चलो डन। भैया हर्ष वर्मा बहुत लेट ज्वाइन किया। ये मेरा कॉनकेव सरफेस, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सेस, और अब की बार कोई बात नहीं आकाश। और ये हो गया, लेकिन आकाश अब तुम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिस हो गया, तो एक बार देख लेना आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये हो गई भैया, फिर से वही लाइट रे लूंगा, ये इस तरीके से ट्रैवल करेगी। अब लाइट रे ट्रैवल करेगी, लेकिन जो इसका नॉर्मल होगा वो तो इस साइड बनेगा, नॉर्मल इस साइड। तो भैया लाइट रे को बेंड करना पड़ेगा टूवर्ड्स द नॉर्मल। एक मिनट रुको, मेरे शायद से कुछ गलत हुआ है इसमें, लेट मी चेक। इसका नॉर्मल मैंने सही बनाया है गलत बनाया है? सर स- इस अ, साइड को कैसे बन गया इसका नॉर्मल? क्योंकि जिस साइड इसका स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा उस साइड ही इसका रेडियस आएगा, और रेडियस यस ही सर। हमारा क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल। तो मतलब मैंने सही बनाया है कि भैया नॉर्मल इस साइड होगा। लेकिन अब लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयरर। लाइट रे ट्रैवल कर रही है अगर डेंसर से रेयरर, तो ये लाइट रे भैया बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये लाइट रे ने बेंड किया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इस लाइट रे को फिर से एक्सटेंड करूंगा, तो यहां पे मिलेगी मेरे को इमेज। सही बन रहा है, मैं कंफ्यूज हो गया था, सही है। तो यार अब लाइट रे, इमेज तो हमेशा वर्चुअल ही है, लेकिन लाइट रे ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयरर। तो हमारा अब सेकंड वाला फॉर्मूला μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 - μ2/r। चलो भाई, सब लोग डायग्राम कंप्लीट करो, और कोई क्वेश्चन में डाउट, मतलब कोई कॉन्सेप्ट में डाउट ना हो, चेक कर लो। वेदांत आप भी चेक कर लेना, मनोज, चित्रांश भाई, बाकी सब लोग, डिम्पल। काफी लोगों का नाम रह जाता है, लेकिन ये मत समझना कोई भेदभाव है। डन। सर हो गया। हो गया। चलो भाई, तो अब एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। याद है मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि एक क्यूब के अंदर एयर बबल है और उसकी पोजीशन वाला क्वेश्चन। यस सर। क्यूब हमारा प्लेन सरफेस था, क्यूब हमारा प्लेन सरफेस था, तो डायरेक्टली उधर मैं अपेरेंट डेप्थ वाला फॉर्मूला लगा सकता था। लेकिन अब क्वेश्चन ने कुछ चेंजेस किए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यार ये हमारा ग्लास फेयर है, और ये ग्लास फेयर का हमें रेडियस गिवन है कि इस ग्लास फेयर का रेडियस है 2 सेंटीमीटर। भैया यहाँ पे है मेरा ऑब्जर्वर, तो मतलब ऑब्जर्वर मेरा रेयर मीडियम में बैठा हुआ है, इसके अंदर कहीं ना कहीं एक एयर बबल है। तो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहीं ना कहीं एक एयर बबल है। मुझे नहीं पता ये एयर बबल कहां पे है, लेकिन इसकी जो इमेज है, ये मैंने आपको बताया था कि इमेज हमेशा ऑब्जर्वर के पास बनती है। तो इसकी इमेज कहीं ना कहीं यहां पे बन रही है, ऑब्जर्वर के थोड़ा पास। ये इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, ये इमेज बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो आपको क्या बताना है कि भैया व्हाट इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एयर बबल, एयर बबल एक्चुअल में कहां पे प्लेस्ड है, और हमें ये वैल्यू सरफेस से बतानी है, मतलब हमें ये वैल्यू पोल से बतानी है। चलो, हो जाओ शुरू। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, मेरे पास एक ग्लास फेयर है, मतलब डेंसर मीडियम हो गया ये, μ2 डेंसर मीडियम, बाहर रेयर मीडियम। भैया हमारे इस डेंसर मीडियम के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, एयर बबल, उसकी इमेज भी अंदर ही बन रही है, मतलब इमेज वर्चुअल है, इमेज भी अंदर ही बन रही है। सरफेस से कितने डिस्टेंस पे, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। हमें रेडियस गिवन है 2 सेंटीमीटर। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मेरे को यह बताना है कि भैया यू की वैल्यू कितनी है, मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में किधर प्लेस्ड है। अभिमन्यु बीच में कहाँ गायब हो गए थे? और कौशिकी, मैं तो आपको फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ क्लास में, ऐसा?
चलो क्या कहते हो, साथ साथ सॉल्व करें। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, इसमें कंडीशन कौन सी लगाऊंगा, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, वो तो तभी पता चलेगा कि लाइट रे ट्रैवल कैसा कर रही है। तो लाइट रे ट्रैवल कैसा कर रही है, रेयर टू डेंसर या डेंसर टू रेयर? सर डेंसर टू रेयर। वेरी गुड भैया, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है तो बस किस्सा खत्म। ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में तो जो लाइट रे निकलेगी वो भी डेंसर से निकलेगी और रेयर में जाएगी। तो भाई हमें पता चल गया लाइट रे डेंसर से रेयर ट्रेवल कर रही है। तो अब हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला लगेगा μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ कि सराउंडिंग क्या है, तो बाय डिफॉल्ट आपको सराउंडिंग एयर लेनी पड़ेगी। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, मैंने बताया था आपको, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो μ1 की वैल्यू पता है, और मैं शायद से आपको μ2 की वैल्यू देना भूल गया क्वेश्चन में, और किसी ने पूछा भी नहीं। भाई μ2 की वैल्यू हमें गिवन है 1.5। आपको μ2 की वैल्यू पता है, μ1 की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, r की वैल्यू पता है। हमें बस कैलकुलेट क्या करना था, हमें कैलकुलेट u करना था। चलो तो सॉल्व करते हैं। भाई 1/, v की वैल्यू कितनी लिखूंगा, v की वैल्यू -1 लिखूंगा। क्यों, क्योंकि इमेज कहां बनी है, इमेज भैया लेफ्ट हैंड साइड बनी है। इमेज लेफ्ट हैंड साइड बनी है तो नेगेटिव, फिर आ गया बीच में नेगेटिव साइन, माइनस म्यू टू की वैल्यू 1.5। लेकिन मैं आपको ये भी बहुत बार बोल चुका हूं कि हमेशा फ्रैक्शन में लेने की कोशिश किया करो वैल्यूज को। फ्रैक्शन में लोगे तो शायद से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बाकी देख लेंगे। 1.5 डिवाइडेड बाय यू, यू तो हमें कैलकुलेट करना है। μ1 की वैल्यू 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय आर। भैया आर की वैल्यू 2 गिवन है, लेकिन पॉजिटिव लू या नेगेटिव लू, प्लीज इतना चेक करके बताओ। सर नेगेटिव। वेरी गुड, क्योंकि भैया आर की वैल्यू भी पोल से लेफ्ट ही आ रही है तो नेगेटिव। बस इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा था मैं आपको, सॉल्व करो, यू की वैल्यू बताओ। नो आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स, चलो करो कैलकुलेट। और सब लोग आंसर चैट बॉक्स में लिख के भेजेंगे ताकि मेरे को ये पता चल जाए भैया आप कौन कौन ज्यादा नींदों में है। और क्या बात है राधिका, आपकी साइड से आवाजें आ रही है अच्छी वाली, कोयलों वाली। सॉरी सर। नहीं सॉरी नहीं, बल्कि अच्छी बात है। भैया हम तो मेट्रो सिटी वाले हैं, हमें तो सुनने को आवाज नहीं मिलती, बस सुबह पार्क जाएंगे तो आवाज मिलेगी ये सुनने को। नवनीत वेटिंग फॉर द आंसर, कोमल, मनोज, कशिश, अंश। वेदांत यार कैलकुलेशन एक बार चेक करो, सही नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं साइन कन्वेंशन में गड़बड़ बड़बड़ कर दी होगी, चेक कर लो एक बार फिर से। वेदांत मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप किससे अपना आंसर है ना वेरीफाई भी कर सकते हो कि आपने ये सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया। वेदांत देखो चेक करना। वेदांत, इमेज मैंने आपको कहा, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से शिफ्ट करेगी और ऑब्जर्वर के पास जाएगी। तो इमेज की वैल्यू कितनी आई है, 1 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है। तो मतलब 1 से बड़ी होनी चाहिए और किससे छोटी होनी चाहिए, 2 से। आई रिपीट, यू की वैल्यू याद रखना 1 से बड़ी होनी चाहिए, लेकिन किससे छोटी होनी चाहिए। ये वैल्यू हमारी, मैंने उल्टा कर दिया सॉरी, हमारी जो यू की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 2 से छोटी होनी चाहिए। अगर आप आंसर 3/4 कह रहे हो, भैया 3/4 तो लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 हो गया तो भैया ये वैल्यू तो यहीं पे गलत हो गया, मामला कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया आपका। तो इस तरीके से आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो, थोड़ा इसी बात को अटेंटिव रहना होता है। चलो भाई कैलकुलेशंस भी मेरे को लग रहा है शो करनी पड़ेगी, नालायक होते जा रहे हो। भैया -1 डिवाइडेड बाय यू इज इक्वल्स टू -1.5 करा तो -0.5 डिवाइडेड बाय -2, माइनस साइन कट गया। यार इसको सॉल्व करोगे तो 50/20, मतलब जैसे मर्जी आपको सॉल्व करना वो आप देख लेना।
-1.5 डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल्स टू 0.5/2 + 1। अंश अभी भी आंसर सही नहीं आ रहा। मैंने अभी बताया अंश, आंसर की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। सर 1.2 सेंटीमीटर आ रही राधिका है। बिल्कुल सही। तो -1.5/u इज इक्वल्स टू 2.5 डिवाइडेड बाई 2। पॉजिटिव में आ रही है वैल्यू, तो u की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए। अब वेदांत, अब आपका आंसर सही आया, अब आया ना बात। तो भैया हमारे पास u की वैल्यू कितनी आएगी? u की वैल्यू आएगी -3 डिवाइडेड बाय 2.5। अब डिवाइड कर लो जैसे आपका मन करे। भैया 6/5, 6/5 का मतलब है -1.2। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में ही आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो लेफ्ट हैंड साइड प्लेस्ड है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में ही आना चाहिए। v क्या था? v की वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन थी ना, 1। v इमेज डिस्टेंस, v की वैल्यू 1। तो यार प्लीज चेक कर लो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक ठीक ठाक लेवल का होगा। किसी ने कुछ नहीं बोला, नालायक बच्चे। हो गया हो गया। हो गया चलो ठीक है, आ जाओ भैया। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भैया साथ में मिलके सॉल्व कर लेंगे। अच्छा सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, आ जाओ देखते हैं। भैया क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से कि हमें दो स्फेरिकल सरफेसेस गिवन है। तुम तुम ये हमें दो स्फेरिकल सरफेस गिवन है, दोनों के दोनों कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है। इन दोनों स्फेरिकल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस हमें बोला हुआ है d। मतलब ये सपोज P1 है, ये P2 है, तो हमें P1 P2 के बीच का डिस्टेंस गिवन है, P1 P2 के बीच का डिस्टेंस है भैया d। और ये है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। भैया क्वेश्चन की भावना है, हमने इस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा। ये ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा? ये ऑब्जेक्ट हमने रखा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। हमने भैया ये 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है जो फाइनल लाइट रेज आ रही है ना P2 के अंदर, फाइनल लाइट रेज जो P2 के अंदर हमें मिल रही है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही है। भैया क्वेश्चन को ध्यान दे लो, क्या बोल रहा हूं। दो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, P1 P2 उसके पोल पॉइंट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फर्स्ट सरफेस के अंदर, और वो रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर के अंदर। भैया इससे लाइट रे निकल रही है, ओ से रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब रिफ्रैक्ट कर रही है, और जो फाइनल लाइट रे मेरे को सरफेस 2 के अंदर मिल रही है, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही है। और हमें इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 माना जाएगा, डेंसर मीडियम है 1.5, और बीच वाली एयर है, तो बीच वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 1। आपको क्या फाइंड करना है? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ डी? ऑप्शंस दे रहा हूं, चेक करना। ऑप्शन इज 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। पहले बस इतना चेक कर लो क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। सर क्लियर है। डन। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक चेक। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं इंफिनिटी पे, इमेज कहां मिलती है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आज की क्लास में ही बताया ये। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो मतलब लाइट रे ट्रैवल करेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये किधर मीट करेगी? सर कहीं फोकस नहीं। फोकस पे। बढ़िया, तो इमेज मिलेगी फोकस पे। इसी का उल्टा, उल्टा मतलब अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं फोकस पे, अभिमन्यु माइक म्यूट करो प्लीज। सिमिलरली इसका उल्टा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूं, तो याद रखो इमेज कहां मिलेगी मेरे को? एट इंफिनिटी। उल्टा हो जाता है बिल्कुल, रिफ्रैक्शन के रिफ्लेक्शन दोनों केस में। तो यार एक चीज आप ये खुद सोचो कि अगर ये लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई है, तो मतलब आपकी इमेज कहां मिल रही है आपको? इंफिनिटी पे। अगर आपकी इमेज इंफिनिटी पे मिल रही है, तो सरफेस 2 के लिए
ये लाइट रे मतलब सरफेस 2 के लिए ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रखा होगा? सर फोकस पे। फोकस पे। इतना चेक कर लो प्लीज, इतनी चीजें क्लियर हैं या नहीं? किसी ने कुछ नहीं बोला, मैं यहां लिख देता हूं। फॉर सरफेस 2 कॉन्सेप्ट, फॉर सरफेस 2, since since final light rays are emerging parallel to principal axis, means image is at infinity, so therefore object must be placed at focus of surface 2। ये लिख दो, फिर मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर रहा हूं और फिर देखते हैं समझ में आता है या नहीं आता है। डन, सर चलो हो गया। हो गया, लेट्स प्रोसीड। यार सरफेस 1 के लिए आपको सारी चीजें गिवन है, यहां पे लिखना शुरू कर देता हूं। सरफेस 1 के लिए आपको सारी चीजें गिवन है। फॉर सरफेस 1, भाई सरफेस 1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -50 क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है। भैया मेरे को μ2 की वैल्यू गिवन है 1.5, μ1 की वैल्यू गिवन है 1, रेडियस की वैल्यू शायद से मैंने रेडियस नहीं दिया आपको, लेट मी चेक रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है या नहीं। भाई रेडियस की वैल्यू क्वेश्चन में प्लीज एक मिनट रुको, मेरे को चेक करने दो। यस, रेडियस की वैल्यू भी गिवन है। रेडियस की वैल्यू है भैया दोनों केसेस के लिए, दैट इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, सॉरी मैं देना भूल गया था, क्वेश्चन पूरा नहीं करा पड़ा ना। 10 सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू भी गिवन है। मेरे को बताओ S1 के लिए आर पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं सरफेस 1 के लिए? सर नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। तो यार ये सारी वैल्यूज प्लीज सब्स्टिट्यूट करो और मेरे को क्या कैलकुलेट करके दे दो v, कि v की वैल्यू कितनी आ रही है। चलो प्लीज लगो काम पे और मेरे को v की वैल्यू कैलकुलेट करके दो। इतना तो आपको ही सॉल्व करना पड़ेगा। लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है ये भी देख लो, डेंसर से रेयरर। भाई भूलना मत, सरफेस 1 के लिए लाइट रे ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयरर। तो फॉर्मूला लिख देता हूं, μ1/v माइनस μ2/u इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2/r। सारी वैल्यूज रखो और मेरे को आंसर बताओ v1 की वैल्यू कितनी आ रही है। तो ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय v1 कैलकुलेट करना है, माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय u1 की वैल्यू है हमारे पास -50, तो ये प्लस में हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू, और r की वैल्यू है -10। ऊपर भी माइनस आएगा, माइनस साइन कट गया, तो हमारे पास आ गया 1/v1 इज इक्वल्स टू, भैया ये हो जाएगा हमारे पास 0.5/10 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 50। एलसीएम देख लो, कैलकुलेट कर दो और मेरे को आंसर बताओ कि v1 की वैल्यू मैं कितनी लिखूं। सर 10 सेंटीमीटर्स। नहीं, गलत। भाई v1 की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, इससे आपके पास आंसर आएगा +50 सेंटीमीटर। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, अगर आपके आंसर्स में डाउट आ रहा है तो क्या पता मेरे कोई साइन कन्वेंशन की गलती रह गई होगी, तो मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। भैया 1/v1 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम ऐसा करता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। इसको 100 बना दिया, इसको मैंने 500 बना दिया, एलसीएम आ जाएगा 500, तो ऊपर आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा 15, 50 और 25 माइनस 15 10,
10 डिवाइडेड बाय 500 मतलब 1/50। तो भैया V1 की वैल्यू 50 सेंटीमीटर आ रही है, पॉजिटिव में 50 है, बिल्कुल सही। तो यार अगर आप डायग्राम देखो, डायग्राम में क्या हो रहा है, नेक्स्ट पेज पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये मेरा सरफेस 1 था, इसका काम खत्म। सरफेस 1 ने इमेज कहां बना दी, सरफेस 1 ने यहां पे कहीं ना कहीं इमेज बना दी। प्लस का मतलब क्या था कि पोल 1 से इमेज राइट साइड बनी है, पोल 1 से इमेज राइट साइड बनी है। और ये डिस्टेंस हमें पता चल गया कि ये डिस्टेंस है भैया 50। अब क्या करना है भैया, अब सरफेस 2 के लिए कैलकुलेट करना है। सरफेस 2 के लिए, सरफेस 2 के लिए मेरे को पता है लाइट रेस पैरेलल जा रही हैं, तो सरफेस 2 के लिए V2 की वैल्यू इंफिनिटी है, U2 की वैल्यू 1.5 है, μ1 की वैल्यू हमारी भैया 1 है, R की वैल्यू अब की बार पॉजिटिव होगी क्योंकि इसका रेडियस अंदर की साइड होगा, +10। अब इसके लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्योंकि एक बार ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया तो भैया मैं 50 प्लस ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर दूंगा तो मेरे को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को टोटल डिस्टेंस D मिल जाएगा। तो मेरे को इसमें क्या कैलकुलेट करना है, U2 कैलकुलेट करना है। भैया क्या सबको समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? भाई प्लीज पूछ लो, बोल दो, समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? सर रिपीट ही कर दो। रिपीट, ठीक है। देखो राधिका, भैया हमें क्वेश्चन में, भाई सब लोग देख लो, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि लाइट रेस पैरेलल गई, रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हुई है। तो मेरे को बताओ, मेरे को इमेज डिस्टेंस गिवन है ना, सेकंड के लिए इमेज डिस्टेंस कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब याद रखो, जो ये इमेज है ना, जो सरफेस 1 ने बनाई है, ये इमेज सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए किस तरीके से एक्ट करेगी, ऑब्जेक्ट के लिए एक्ट करेगी। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है कि ये जो इमेज है ये पोल P2 से कितनी दूर बनी है, क्योंकि ये मेरा ऑब्जेक्ट बनेगी। भैया सब लोग चेक करो, क्या ये चीज क्लियर हुई? यस सर। डन। ये वाला है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, सराउंडिंग है एयर, एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमें गिवन 1। इसके लिए रेडियस पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये अंदर की साइड है, मतलब राइट हैंड साइड है, तो रेडियस की वैल्यू भैया +10। तो यार आपको सारी चीज तो दे दी मैंने, μ2 μ1 V, R। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, U2 की वैल्यू निकालनी है। तो एक बार U2 की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दो वो कितनी आ रही है, बस क्वेश्चन खत्म है फिर। तो 50 में U2 ऐड कर देना, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, D की वैल्यू मिल जाएगी। D विल बी इक्वल्स टू 50 प्लस U2, तो आपको D की वैल्यू मिल जाएगी। चलो कैलकुलेट करो और फिर आंसर चेक करते हैं। अगर आप एक चीज और चेक कर लो अच्छे से, लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रही है, लाइट रे ट्रेवल कर रही है अब की बार इमेज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ है मतलब रेयर मीडियम में, और हमारी इमेज कहाँ बन रही है, डेंसर मीडियम में। तो μ2 माइनस μ1, ये U ये V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/R। भैया मैं कैलकुलेशन आपके लिए कर रहा हूं, 1/5 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, μ1 की वैल्यू 1, U की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 10। ये टर्म जीरो हो गया बिकॉज एनीथिंग डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इज जीरो। तो आप खुद देखो आपको U2 की वैल्यू कितनी मिल रही है, ये हो जाएगा 5/100। 5/100 मीन्स व्हाट, U2 की वैल्यू -20। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं सिर्फ वैल्यू वैल्यू देखूं तो सिर्फ वैल्यू वैल्यू कितनी मिल रही है मेरे को, 20 सेंटीमीटर। भैया आंसर हमारा आ गया, डी की वैल्यू आएगी 50 प्लस U2, 50 प्लस U2 की वैल्यू 20। तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आया, 70 आया। तो भैया चेक करो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन में था भी या नहीं था। यस ये ऑप्शन में था, ऑप्शन बी करेक्ट। सेकंड स्लाइड निकालेंगे। ये वाली या इसके बाद वाली? तो यही वाली। ठीक है, तो प्लीज पूरा नोट डाउन कर लो। और आपको बता देता हूं ये क्वेश्चन भैया आया हुआ है जेई एडवांस 2015 में।
तो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी लगेगा लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। यस सर, हो गया। चलो, सारा नोट डाउन हो गया है, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। यस सर। ठीक है वेदांत, आप कह रहे हो एक बार इन्फिनिटी और फोकस वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझाना है। डन वेदांत, तो वो आज तो छोड़ दो, अब कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल ही शायद से हमारी नेक्स्ट क्लास है, तो कल की क्लास में पहले स्टार्टिंग में आपका यही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, फोकस एंड इन्फिनिटी वाला। ठीक है, बाकी एक बार आप रिमाइंड करा देना अगर मेरे को याद ना रहे तो।